रेडी तो हो गया हूं, परंतु हाँ, तो बच्चों नमस्कार। देखिए, आप मैंने पिछली क्लास में आपको जो दूसरा चैप्टर था वो आपका समाप्त हुआ था। एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोयम ए टाइगर इन द जू। बच्चों, आज जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है ए टाइगर इन द जू, माने चिड़ियाघर में एक शेर। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द पोयम ए टाइगर इन द जू। आज हम जो कविता पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है एक टाइगर। टाइगर तो आप जानते हैं, लॉयन भी आप जानते हैं, LION लॉयन होता है। देखो बच्चों, ये लॉयन है और ये टाइगर है। वैसे एक पैंथर भी है। आज इसमें एक कविता पैंथर के बारे में भी आएगी, वही बताऊंगा मैं आपको। पैंथर देखो बच्चों, लॉयन जो है इसको आप हिंदी में कहते हैं बब्बर शेर। क्या बोलते हैं इसको बब्बर शेर कहते हैं। और जो टाइगर है इसको आप हिंदी में शेर कहते हैं, कभी कभी कुछ लोग इसको चीता इस तरीके से भी कहते हैं, ठीक है। और ये देखो बच्चों, जो पैंथर है, पैंथर ये क्या है? ये तेंदुआ है। यह देखो बच्चों, जो लॉयन होता है ये है भारत का नेशनल एनिमल। ये हमारे भारत का जो राष्ट्रीय पशु है वो लॉयन है, टाइगर नहीं है। लॉयन, लॉयन माने बब्बर शेर है। बब्बर शेर वो होता है जिसकी छाती के ऊपर बहुत बड़े बड़े बाल होते हैं, और वो जो बाल होते हैं उनको बच्चों हम अंग्रेजी में कहते हैं MANE और हिंदी में कहते हैं अयाल। थोड़ा डिफरेंस बता रहा हूं। और ये टाइगर है। टाइगर और लॉयन दोनों में कौन ज्यादा पावरफुल है? तो समझे कि टाइगर ज्यादा पावरफुल है। टाइगर इज मोर कन्निंग। टाइगर बड़े मक्कार होते हैं और घात करके हमला करते हैं। और जो टाइगर हैं इन्होंने क्या किया कि जितने भी लॉयन हैं इनको अपना हैबिटेट या अपना जो मूल स्थान है उसको छोड़ करके अन्यत्र जाने के लिए मजबूर किया। जिन्होंने टाइगर्स ने, इट मींस टाइगर्स आर मोर कनिंग एंड मोर पावरफुल देन द लॉयंस। ये लॉयन है बच्चों। तो इस तरीके से आपने देखा है कि वे जंगली जानवरों की बातें हैं, और यहां पर हम बात कर रहे हैं टाइगर इन द जू। ये तो हमारी बात करने का एक बहाना है। वास्तविकता तो यह है कि हम बात कर रहे हैं आजादी के मायनों की। इन दिस पोयम वी आर गोइंग टू डिस्कस, वी आर गोइंग टू नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फ्रीडम। इस कविता के अंदर हम आजादी का जो महत्व है उसके बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। बच्चों, दो शेर है, एक शेर जंगल में है और दूसरा शेर दंगल में है। दंगल का मतलब यह है कि जो दंगल में शेर होता है वो पहले पिंजरे में होता है। दंगल का शेर जो है वो हमेशा कैद होता है। मैंने कहा एक शेर जंगल में है और दूसरा शेर दंगल में है। तो जो दोनों शेर हैं उन दोनों के बीच में तुलना करके कवि हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि कौन सा शेर जो है वो ज्यादा खुश है, कौन सा शेर कम खुश है। और दूसरी बात यह कि कौन सा शेर है जिसकी नेचुरल टेंडेंसीज, जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों का पूरा पूरा कल्टीवेशन होता है, पूरा पूरा डेवलपमेंट होता है। और कौन सा ऐसा शेर है जिसकी स्वाभाविक प्रवृत्तियों के विकास के ऊपर अंकुश लग जाता है। तो देखो बच्चों, ए टाइगर इन द जू, चिड़ियाघर में एक टाइगर। दिस इज द टाइटल ऑफ द पोयम। ये कविता का टाइटल है। और इस कविता में देखो बच्चों, पहली लाइन लिखी है, दिस पोयम कंट्रास्ट। दिस पोयम कंट्रास्ट का मतलब होता है विरोधाभास, पैराडॉक्स, ऑक्सीमोरॉन। कंट्रास्ट का मतलब जो दो स्थितियां हैं उनके बीच में फर्क बताना है, डिफरेंशिएट विद। दूसरा मीनिंग लिखा है मैंने, इन दिस पोयम द पोएट कंट्रास्ट विद और द पोएट डिफरेंशिएट्स विद। कवि क्या करता है इस कविता में बच्चों, ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन द नेचुरल हैबिटेट। दो शेर हैं, एक शेर तो दंगल में मतलब चिड़ियाघर में है, और दूसरा नेचुरल हैबिटेट का मतलब होता है अपने प्राकृतिक आवास में है, माने जंगल में है। एक शेर जंगल में है और दूसरा शेर कहां है बच्चों? दूसरा शेर चिड़ियाघर में है। और इन दोनों के बीच में कवि क्या कर रहा है? कंट्रास्ट बता रहा है। व्हाट इज द डिफरेंस? क्या फर्क है दोनों के बीच में? कवि उस फर्क के ऊपर रोशनी डाल रहा है। द पोएट इज थ्रोइंग लाइट ऑन दैट डिफरेंस, ऑन दैट कंट्रास्ट। उन दोनों के बीच में जो कंट्रास्ट है उस कंट्रास्ट को कवि आपके सामने प्रकट करने की कोशिश कर रहा है। द पोएम मूव्स फ्रॉम द जू
टू द जंगल। ये कविता बच्चों शुरू कहां से होती है? ये कविता चिड़ियाघर से शुरू होती है। ये कविता चिड़ियाघर से चलती है और कहां तक चलती है? ये कविता चिड़ियाघर से चल करके जंगल तक पहुंचती है। इसका मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल द पोएट डिस्क्राइब्स द टाइगर इन द जू। सबसे पहले कवि क्या करता है कि जू में जो टाइगर है उसको डिस्क्राइब करता है, एंड देन और उसके पश्चात क्या करता है? ही डिस्क्राइब्स द टाइगर इन द जंगल। और उसके बाद में जंगल में जो है टाइगर है, उस टाइगर को आपके सामने वो समझाता है, उसके बारे में डिस्क्राइब करता है। और आगे देखो, एंड बैक अगेन टू द जू। ये कविता बच्चों कहां से चलती है? चिड़ियाघर से चलती है, जंगल तक पहुंचती है और जंगल से वापस बैक अगेन, दोबारा बैक वापस, और वापस दोबारा आकर के चिड़ियाघर में आ जाती है। और वापस इस कविता का जो केंद्रीय भाव है या इस कविता का जो फोकस है वो फोकस वापस कहां आ जाता है? वापस चिड़ियाघर में ही आ जाता है। यानी जहां से कविता शुरू होती है अंततोगत्वा ये कविता वापस उसी स्थान के ऊपर आकर के विसर्जित होती है, उसी स्थान के ऊपर आकर के डिस्पर्स होती है। आइए देखें, रीड द पोयम साइलेंटली वंस। एक बार तो बच्चों इस कविता को मौन रूप से, वंस यानी एक बार होता है, ट्वाइस यानी 2 बार होता है, थ्राइस माने 3 बार होता है, लेकिन 4 नहीं होता, 4 टाइम्स होता है, 5 टाइम्स होता है, 6 टाइम्स होता है। तो ये बताता बच्चों बारंबारता, ये बताता फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये जो मैं बता रहा हूं वंस, ट्वाइस, थ्राइस, व्हाट आर दीज आर द एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये फ्रीक्वेंसी बताने वाले, ये बारंबारता बताने वाले क्रिया विशेषण शब्द हैं। तो देखिए आप, रीड द पोयम साइलेंटली वंस। एक बार तो कविता का मौन वाचन करो। कैसा वाचन? मौन वाचन। एक बार तो कविता का मौन वाचन करो। एंड से, और हमें यह बताओ विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जू। और ये बताओ कि इसमें से कौन से स्टेंजा हैं, इस कविता में वो कौन से बंद हैं जो हमको किसके बारे में बताते हैं? जो हमको जू माने चिड़ियाघर में जो टाइगर है उसके बारे में बताते हैं। सबसे पहले इस कविता का मौन वाचन करो और छांटो इस पोयम के जो स्टेंजाज है, इस पोयम के, इस कविता के जो बंद हैं, उन बंदों को आप छांटो और ये बताओ कि ऐसा कौन सा बंद है जिसमें तो टाइगर इन द जू को डिस्क्राइब किया गया है, और ऐसा कौन सा बंद है जिसमें टाइगर इन द जंगल को डिस्क्राइब किया गया है। तो इसके आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4 एंड 5, ओनली 5 स्टेंजाज आर देयर इन द पोयम। कविता में 5 स्टेंजा हैं। आपको ये छांटना होगा, आपको स्क्रूटनाइज करना होगा कि कौन से ऐसे स्टेंजा हैं जो, तो ऐसे कौन से स्टेंजा हैं जो टाइगर इन द जू से रिलेटेड हैं, और ऐसे कौन से स्टेंजा हैं जो टाइगर इन द जंगल से रिलेटेड है। और इस प्रकार से फर्क सामने आएगा, इस प्रकार से कंट्रास्ट आपके सामने आएगा, इस प्रकार से जो अंतर है वो आपके सामने आ जाएगा। देखिए आप, रीड द पोएम साइलेंटली वंस एंड से विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट के बारे में होता है। स्पीक यानी बताते हैं, किसके बारे में? अबाउट द टाइगर इन द जू, जो चिड़ियाघर में जो टाइगर है उसके बारे में बताते हैं। एंड विच वंस, और ऐसे कौन से स्टेंजा है। ये वंस का प्रयोग हुआ बच्चों स्टेंजाज के लिए। एंड विच वंस, एंड विच स्टेंजाज स्पीक अबाउट द टाइगर इन द जंगल, और ऐसे कौन से स्टेंजाज हैं, ऐसे कविता के कौन से बंद हैं जो हमको किसके बारे में बताते हैं? ऐसे कौन से कविता के बंद हैं जो हमें जंगल के शेर के बारे में बताते हैं, और ऐसे कौन से स्टेंजा हैं जो हमें चिड़ियाघर के शेर या चिड़ियाघर के टाइगर के बारे में बताते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये तो क्या हुआ, कविता की स्टार्टिंग की लाइन्स हैं। और ये जो पोयम है, पोएट का नाम है लेस्ली नॉरिस। लेस्ली नॉरिस नाम लिखा ऊपर, LESLIE, लेस्ली NORRIS, लेस्ली नॉरिस इज द नेम ऑफ द पोएट ऑफ दीज लाइन्स। इन पंक्तियों की जो कवियत्री है उनका नाम है लेस्ली नॉरिस ने इस कविता को लिखा है। तो क्या लिखा उन्होंने देखो, He stalks in his vivid stripes। ये जो पहला बंद है बच्चों, ये उस टाइगर के बारे में है जो जंगल में नहीं है बल्कि कहां है? जू में है। He stalks, इसका मतलब ये हुआ कि द टाइगर इज वॉकिंग with soft, slow
द टाइगर इज वॉकिंग विद स्लो स्टिफ स्टेप्स, यानी जो टाइगर है वो धीरे धीरे चल रहा है। स्लो माने धीरे धीरे, स्टिफ माने कठोर। टाइगर बहुत ही स्लो यानी मंद गति से तथा कठोर कदमों को उठाते हुए चहलकदमी कर रहा। स्टॉक माने वॉक होता है, WALK वॉक। देखो बच्चों, वॉक का मतलब भी चलना होता है और स्टॉक का मतलब भी क्या होता है, चलना होता है। ही स्टॉक्स या ही शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, टाइगर के लिए हुआ है। टाइगर कौन सा, टाइगर इन द जू। आप जानते हो कि जो निर्जीव वस्तुएं होती है तथा जो जानवर होते हैं उनके लिए इट का प्रयोग भी होता है। यू कैन ऑल्सो यूज द प्रोनाउन इट फॉर द टाइगर। आप टाइगर के लिए इट प्रोनाउन का प्रयोग भी कर सकते हो, ही का भी कर सकते हो। पर बच्चों छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं उनके लिए तो इट का ही होता है, ही का नहीं होता। वंस देयर वाज ए क्रो ही वाज वेरी थर्स्टी, ऐसे नहीं बोलते हैं। वंस देयर वाज ए क्रो इट वाज वेरी थर्स्टी। जो छोटे मोटे जानवर हैं, इंसेक्ट्स हैं, कीड़े मकोड़े हैं, उनके लिए जनरली इट का ही प्रयोग करते हैं, उनके लिए ही शी का प्रयोग नहीं किया जाता। ओके, ही स्टॉक्स, इसका मतलब ये हुआ द टाइगर इज वॉकिंग। द टाइगर इज वॉकिंग, टाइगर चल रहा है विद सॉफ्ट स्टिप स्टेप्स। टाइगर कैसे चल रहा है, टाइगर जो है, टाइगर अपने जो है स्लो स्टिप स्टेप्स। स्लो स्टिप स्टेप्स का मतलब टाइगर मंद गति से तथा कठोर कदमों से चल रहा है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इन हिज विविड स्ट्राइप्स, इसका मतलब यह है, ये देखो बच्चों विविड है, विविड, और दूसरा शब्द है स्ट्राइप्स, इन हिज विविड स्ट्राइप्स। तो आप ये देखो बच्चों, टाइगर का जो शरीर है उसके ऊपर स्ट्राइप्स का मतलब क्या बनी हुई है, उसके शरीर के ऊपर धारियां बनी हुई है। और विविड का मतलब कैसी है, वो चमकीली। उसके शरीर के ऊपर चमकीली धारियां बनी हुई है। टाइगर के तन पर, टाइगर के शरीर के ऊपर चमकीली धारियां बनी हुई है। इसका मतलब ये हुआ द टाइगर इज यंग। इसका मतलब ये हुआ कि द टाइगर इज यंग, टाइगर बिल्कुल जवान है। बिकॉज इट हैज सो मैनी विविड स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, क्योंकि उसके शरीर के ऊपर क्या बने हैं, बहुत सारे विविड स्ट्राइप्स का मतलब बहुत सारी चमकीली धारियां उसके शरीर पर बनी हुई है। और इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर इज यंग, और ये इस बात को इंडिकेट करता है कि जो टाइगर है वो यंग है, अर्थात वो बूढ़ा नहीं है, वो बच्चा नहीं है, वो जवान है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, द टाइगर, देखो बच्चों ये लाइन यहां पूरी होगी, ही स्टॉक्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज। इसका मतलब यह है कि जू के अंदर बच्चों जो टाइगर है वो अपना जो केज बना हुआ है, उसका जो पिंजरा बना हुआ है, उस पिंजरे के किनारे किनारे कुछ एक कदम ही चलता है। क्योंकि उसकी दुनिया, एक शेर का, एक जंगल का शेर जो होता है उसकी दुनिया बहुत बड़ी होती है। लेकिन एक चिड़ियाघर में रहने वाला जो टाइगर है वो एक कूप मंडूक होता है, कोई का मेंढक होता है। और यहां बताया गया है कि ही द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, यानी न के बराबर एक दो कदम उसका जो पिंजरा है, उस पिंजरे में एक स्थान से दूसरे स्थान, एक छोर से दूसरे छोर तक जो है कुछ एक कदम वह चलता है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पेड्स, ये क्या है बच्चों, जो टाइगर है उसके पांवों का जो पंजा है, उस पंजे के नीचे वाला जो पार्ट है उसको बताया है पेड, PAD, पेड का मतलब होता है गदली, गदली। पेड्स, देखो क्या लिखा हुआ है, ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट। वेलवेट का मतलब होता है मखमल, तो मखमल के जैसे गद्देदार उसके पांवों की गदली है। उसके पांवों का जो नीचे वाला पार्ट है वो मखमल की तरह कैसा है, वह मखमल की तरह गद्देदार है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है। ऑन पेड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, क्वाइट का मतलब यह है कि वो चल रहा है, बट ही इज नॉट मेकिंग ए नॉइज, ही इज नॉट रोरिंग, विदाउट रोरिंग, बिना गुर्राए, बिना शोर मचाए, बिना आवाज किए। द टाइगर इज वॉकिंग वेरी स्लोली, टाइगर बहुत धीरे धीरे चल रहा है, विदाउट मेकिंग ए नॉइज, बिना किसी प्रकार का हल्ला मचाए। और वो क्या कर रहा है, ही इज वॉकिंग ओनली ए फ्यू स्टेप्स, वो केवल कुछ एक कदम चल रहा है। कहां पर, लॉन्ग हिज केज, उसका जो केज है, उसका पिंजरा है, उस पिंजरे के किनारे किनारे वह केवल कुछ एक कदम ही जो है चल पा रहा है। एंड दूसरी बात यह है कि द टाइगर हैज विविड स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, टाइगर की जो बॉडी है
उस बॉडी के ऊपर कई प्रकार की धारियां बनी हुई है, इट इंडिकेट्स दैट द टाइगर इज यंग। ये इस बात को इंडिकेट करता है, ये इस बात का संकेत करता है कि जो टाइगर है वो यंग है, टाइगर तरुण है, टाइगर जवान है। और क्वाइट शब्द बच्चों इस बात को बताता है। क्वाइट, क्वाइट का मतलब खामोश है। आपको पता है जंगल का शेर तो खामोश नहीं रहता है, जंगल का शेर तो हमेशा दहाड़ता है, परंतु दहाड़ नहीं पा रहा है। ही इज क्वाइट, ही इज नॉट मेकिंग ए नॉइज, वो शोर नहीं मचा रहा है। ही इज स्टॉकिंग फ्रॉम वन पार्ट टू द अदर पार्ट ऑफ द केज, वो केज की इस पार्ट से लेकर के उस पार्ट तक क्या कर रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है। कितने कदम, ए फ्यू स्टेप्स, मुश्किल से जो कुछ एक कदम चल पा रहा है। और उसके पांव की स्थिति कैसी है, उसके जो पांव है बच्चों, उनके बारे में पोएट कह रहा है कि ही हैज ए वेलवेट पैड, ही हैज ए वेलवेट पैड। उसके जो पांव हैं उनमें वेलवेट पैड का मतलब जो मखमल है, उस मखमल की जो गदली होती है उसकी तरह उसके पांव का जो नीचे वाला पार्ट है वह बहुत नाजुक है, बहुत सॉफ्ट है, और उनके ऊपर वो चल रहा है धीरे धीरे। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज। देखो बच्चों ये क्या शब्द लिखा हुआ है, क्वाइट यानी क्या होता है, खामोश, और रेज जो शब्द होता है इसका मीनिंग होता है, देखो इधर देखना आप, ये शब्द है रेज। रेज माने बच्चों फ्यूरी, FURY फ्यूरी, या एंगर, एंगर यानी गुस्सा, एंगर यानी भी गुस्सा होता है। एक शब्द होता है बच्चों टेम्पर, टेम्पर का मतलब भी गुस्सा होता है। आपने क्या देखा, ये सारे सिनोनिम्स हैं। रेज यानी गुस्सा, फ्यूरी यानी गुस्सा, एंगर माने गुस्सा, टेम्पर यानी गुस्सा। कोई आदमी शॉर्ट टेम्पर्ड होता है, क्विक टेम्पर्ड होता है। क्विक टेम्पर्ड का मतलब होता है जिसको जल्दी गुस्सा आ जाए उसको हम क्विक टेम्पर्ड कहते हैं। तो देखो बच्चों क्या शब्द बोला, RAGE रेज। दोबारा देखो, FURY फ्यूरी, नीचे दिया ANGER एंगर, और नीचे दिया आपको TEMPER टेम्पर। ऑल दीज आर सिनोनिम्स, ये सारे शब्द पर्यायवाची हैं और सबका मीनिंग गुस्सा होता है, सबका मीनिंग क्रोध होता है। और टाइगर की स्थिति यह है कि टाइगर इज वेरी 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 एंग्री, बट ही इज नॉट मेकिंग ए नॉइज, ही इज क्वाइट, वह खामोश है, वह खामोश है। इसका मतलब यह हुआ कि वह टाइगर जो जू में है वह बहुत गुस्से में है, वह बहुत गुस्से में है, उसके बावजूद ही इज नॉट रोरिंग, वो बिल्कुल भी दाड़ नहीं रहा है, बल्कि वो बिल्कुल खामोश है। ये बताता है बच्चों जो पराधीनता का दर्द है, द पेन ऑफ डिपेंडेंस, दूसरों के ऊपर निर्भर करने का, या जो गुलामी का दर्द है, द पेन ऑफ स्लेवरी, जो गुलामी का दर्द है, वो गुलामी का दर्द बच्चों इस पैराग्राफ के अंदर कवि ने जो है प्रकट करने का प्रयास किया है। तो ये मान के चलो, ही इज एंग्री बट ही कांट एक्सप्रेस हिज एंगर, हालांकि वो नाराज है लेकिन वो अपने क्रोध को प्रकट करने में सक्षम नहीं है। बिकॉज बाई वर्च्यू ऑफ इट्स कैप्टिविटी, अपनी गुलामी के कारण, पिंजरे में स्वयं के बंद होने के कारण वह क्रोधी है, पर वह अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर सकता है। इसलिए शब्द आया कौन सा, क्वाइट रेज। क्वाइट रेज का मतलब कैसा क्रोध, शांत क्रोध। क्रोध शांत नहीं होता, परंतु यहां क्रोध को शांत बताया गया है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए कि ऑल्दो द टाइगर इज एंग्री, हालांकि टाइगर एंग्री है, बट ही इज नॉट केपेबल टू एक्सप्रेस हिज एंगर, किंतु वह अपने एंगर को प्रकट करने में सक्षम नहीं है। क्यों, बिकॉज ऑफ हिज कैप्टिविटी, अपनी कैप्टिविटी के कारण, अपने बंदी होने के कारण जो है वह अपने क्रोध को प्रकट नहीं कर पाता है। तो इस तरीके से बच्चों इसके बाद लेंगे हम 2 मिनट का ब्रेक।
ही स्टॉक्स, पहला पैराग्राफ आपका पूरा समाप्त हो गया है, मैं एक बार इसको अनुवाद करके समझा रहा हूं। ही स्टॉक्स यानी वह चलता है। कौन चलता है? टाइगर। टाइगर कौन सा? जंगल वाला या जू वाला? तो यह बताया जू वाला। द टाइगर इन द जू स्टॉक्स माने वॉक्स, वो धीरे धीरे चलता है। इन हिज विविड स्ट्राइप्स, ही हैज मेनी स्ट्राइप्स ऑन हिज बॉडी, और उसके शरीर के ऊपर क्या है बच्चों? बहुत सारे चमकीले जो स्ट्राइप्स या जो पट्टियां हैं वो बनी हुई है। ही टेक्स ओनली ए फ्यू स्टेप्स, ही वॉक्स ओनली ए फ्यू स्टेप्स इन हिज केज, वह अपने पिंजरे में केवल कुछ एक कदम ही चल पाता है। किस पर? ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट, वेलवेटी पैड्स जो हैं उनके सहारे, वेलवेटी पैड्स के सहारे वह केवल कुछ एक कदम चल पाता है। क्वाइट, वाइल वॉकिंग ही मेक्स नो नॉइज, ही डज नॉट मेक ए नॉइज, वाइल वॉकिंग ही डज नॉट मेक ए नॉइज, वो बिल्कुल शोर नहीं मचाता, चुपचाप चलता है। इन हिज क्वाइट रेज, इन हिज क्वाइट रेज का मतलब यह हुआ कि ऑल्दो द टाइगर इज एंग्री बट कांट एक्सप्रेस हिज एंगर, किंतु अपने क्रोध को व्यक्त नहीं कर सकता। क्यों? बिकॉज ऑफ हिज कैप्टिविटी, उसकी कैप्टिविटी के कारण। कैप्टिविटी का मतलब होता है बच्चों, ये शब्द है देखो, कैप्टिविटी। कैप्टिविटी का मतलब होता है उसके क्या बोलते हैं? कैदी, उसके कैदी या उसके बंदी होने के कारण, उसके कैदी या बंदी होने के कारण वह क्या नहीं कर सकता। देखो CAPTI, फटाफट करो, CAPTIVITY। तो इसका मतलब यह हुआ कि अपने स्वयं के कैदी होने के कारण या बिकॉज ऑफ हिज ओन कैप्टिविटी, अपने खुद की कैप्टिविटी के कारण या अपने कैदी या बंदी होने के कारण, हालांकि वो गुस्सा है, परंतु आपको ये पता होना चाहिए कि जो गुलाम है उसके गुस्से का क्या महत्व है। गुलाम को गुस्सा करने का कोई हक नहीं होता है। जो स्वयं पिंजरे में बंद है उसका गुस्सा या उसका क्रोध कोई मायने नहीं रखता है। तो इस कविता में बच्चों आपने ये देखा कि जो आजादी है, स्वतंत्रता है, उसके महत्व पर प्रकाश डाला गया है। आपने हिंदी में शिवमंगल सिंह सुमन की वो कविता पढ़ी होगी जिसमें वो पक्षियों के बारे में बताते हैं कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध न गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकरा करके पुलकित पंख टूट जाएंगे। तो वही बताया है कि जो पक्षी को आप पिंजरे में रखते हो वो तो खुले आकाश में उड़ना चाहता है, आप उसको मैदा खिलाते हो, नहीं चाहिए। कहीं भली है कटुक निबोरी, कहीं भली है कटुक निबोरी, कनक कटोरी की मैदा से। सोने की प्याली में आप उसे मैदा खिलाते हो, उसे वो नहीं चाहिए, उसे तो नीम की कड़वी निबोरी चाहिए। मेरा कहने का मतलब यह है कि स्वतंत्रता जो है उसको केवल मनुष्य ही प्यार नहीं करता, स्वतंत्रता को पशु पक्षी भी प्यार करते हैं। यह शेर की बात आई है। तुलसीदास ने रामचरितमानस में एक लाइन लिखी है कि पराधीन सपने सुख नहीं। पराधीन व्यक्ति जो होता है उसको सपने में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती। मैत्री शरण गुप्त ने कहा कि स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश, स्वावलंब की एक झलक पर न्योछावर कुबेर का कोश। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बंदी रखा जाता है, चाहे कितने बड़े महल में रखा जाए, परंतु अगर आप कैद हैं तो कोई भी व्यक्ति जो है, जो कैदी व्यक्ति है, उसका जीवन बिल्कुल किसकी तरह होता है? उसका जीवन जो है पूरी तरह से सारहीन होता है, निसार जीवन होता है। और हर आदमी क्या करता है, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, मनुष्य हो, जितने भी प्राणी हैं, उन सबको स्वतंत्रता चाहिए, उन सबको आजादी चाहिए। तो आजादी की बात यहां बताई गई है। देखो या दूसरा जो पैराग्राफ है बच्चों, उसमें यह कहा गया है कि ये जो टाइगर इन द जू है, अर्थात चिड़ियाघर में जो टाइगर है, अगर ये इस वक्त यहां नहीं होता, एट दिस टाइम, इस वक्त, इफ इट वर नॉट हियर, अगर ये यहां नहीं होता तो ये कहां होता? इट वुड बी इन द फॉरेस्ट, ये बच्चों जंगल में होता। और अगर ये जंगल में होता तो बात ही कुछ और होती। कैसे? ये यहां पर क्या कर रहा है? 4 कदम चल रहा है। अगर ये जंगल में होता तो 4 नहीं, 400 कदम चलता। दूसरी बात, ये यहां पर अपना गुस्सा जो उसको प्रकट नहीं कर पा रहा, दहाड़ नहीं रहा, चुपचाप है। अगर ये जंगल में होता तो ये दहाड़ रहा होता। और क्या करता? और जंगल के आसपास के जो गांव हैं उन गांवों तक दहाड़ते हुए आ जाता। उन गांवों के आसपास के जो घर हैं, उन घरों में निवास करने वाले जो लोग हैं, उनको अपनी गर्जना से, अपनी दहाड़ से डरा रहा होता। और क्या कर रहा होता? और बच्चों ये कर रहा होता कि कोई जलाशय, कोई तालाब के किनारे घात लगा करके बैठा होता। और उधर से जो प्लम्प डियर आते हैं, जो मोटे मोटे मांसल,
मोटे मोटे मांसल डियर माने जो हिरण निकलते हैं उनके ऊपर घात लगा के बैठा होता, लेकिन वहां पर ये सब ये कर रहा होता और इस पिंजरे के अंदर अगर ये कैद है तो ये इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहा है। तो जो डिफरेंस उसको बताया जा रहा है बच्चों से देखो, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, ही शुड बी लर्किंग इन शेडो का मतलब ये हुआ अगर वो जंगल में होता, इफ द टाइगर वर इन द फॉरेस्ट एट प्रेजेंट, अगर इस समय टाइगर फॉरेस्ट में होता, जंगल में होता, ही शुड बी लर्किंग, लर्क का मतलब ही शुड बी सिटिंग, ही शुड बी हाइडिंग, ही शुड बी हाइडिंग यानी छुप करके घात लगा करके बैठा होता। कहां? इन शेडो का मतलब होता अंधेरे में, शेडो मानी छाया, परंतु यहां इसका मीनिंग है बच्चों डार्कनेस, वो अंधेरे के अंदर कहीं घात लगा करके चुपचाप बैठा होता। स्लाइडिंग, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, इसका मतलब ये हुआ कि मेकिंग स्लो नॉइजलेस मूवमेंट, ही वुड बी पासिंग, वो जो लंबी लंबी घास है उस घास में से जा रहा होता धीरे धीरे, स्लोली, विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर बचाए। आप जानते हो टाइगर जो है बच्चों, उसके पैर का जो नीचे वाला पार्ट है वो होता है वेलवेट पैड। वेलवेट पैड की खास बात क्या होती है कि ये जब चलता है तो इसकी जो पंजे हैं उसकी आवाज दूर से नहीं आती है, इसके पांव बड़े नाजुक होते हैं, वो धीरे धीरे उनको रखता हुआ लंबी लंबी घास के सहारे जो है इस वक्त ये गुजर रहा होता। मेकिंग स्लो नॉइजलेस मूवमेंट यानी धीरे धीरे और बिना शोर मचाए ये उधर से गति कर रहा होता। और कहां जाता? नियर द वाटर होल, अंडरलाइन कर लेना बच्चों वाटर होल को, वाटर माने पानी होता है, जल होता है, और HOLE होल का मतलब छेद होता है, ठीक है। आप उस छेद को मत समझो, आप समझो एक जल है दूसरा आशय है, और वाटर होल का मतलब जलाशय है। वाटर होल का मतलब क्या है? पूल, POOL पूल, POND पॉन्ड, पॉन्ड यानी तालाब होता है, या पूल की बात चल रही है। तो देखो नियर द पूल यानी जो तालाब है उस तालाब के किनारे जो बड़ी बड़ी घास उगी है, उस घास में से होकर के ये धीरे धीरे बिना अपने पंजों की आवाज किए धीरे धीरे गुजर रहा होता। वेयर, कौन सी जगह पर? उस जगह पर, वेयर माने जहां, प्लम्प डियर पास, जिधर से होकर के जो मांसल या मोटे मोटे जो हिरण हैं वो उधर से कुलाचे मारते हुए, चौकड़ी भरते हुए हिरण और हिरणों के जो मांसल बच्चे हैं वो जिधर से गुजरते हैं, पास, पास का मतलब जिस क्षेत्र से होकर के, जिस एरिया से होकर के गुजरते हैं उधर वो घात लगा करके बैठा होता। और क्या कर रहा होता? ही वुड बी वेटिंग फॉर हिज प्रे, ही वुड बी वेटिंग फॉर हिज प्रे। देखो बच्चों PREY प्रे, और एक होता है इधर देखो PRAY प्रे। ये नीचे वाला प्रे तो आप जानते हो, रोज प्रेयर करते हो भगवान की प्रार्थना, तो प्रे का मतलब प्रार्थना करना होता है, लेकिन बच्चों जो ऊपर वाला प्रे है इसका मीनिंग होता है विक्टिम, और इन दोनों का मीनिंग क्या होता है? शिकार। इन दोनों का मीनिंग शिकार होता है, परंतु बच्चों HUNTING हंटिंग माने भी शिकार होता है, फर्क समझना आप। ये शिकार तो क्या है बच्चों? एक प्रकार का प्रोफेशन है, हंटिंग, हंटिंग का मतलब शिकार होता है, और जो प्राणी आपका शिकार हो गया है, जो उसके चंगुल में आ गया है, उसको प्रे कहते हैं, PREY प्रे, या विक्टिम कहते हैं। प्रे या विक्टिम का मतलब शिकार है। तो देखो ही शुड बी लर्किंग इन शेडो, इस वक्त अगर ये जंगल में होता, इस वक्त अगर ये जंगल में होता तो कहीं अंधेरे में घात लगा करके बैठा होता। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, देखो थ्रू एक प्रीपोजिशन है बच्चों, अंडरलाइन करना, और थ्रू का मतलब में से होता है। जैसे आप सुरंग में से होकर गुजरते हैं तो वी पास थ्रू ए टनल, हम टनल में से, एक सुरंग में से होकर के गुजरते हैं, तो यह बताया है स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबी लंबी जो घास है उस घास में से फिसलते हुए, उस घास में से बिना आवाज किए हुए, बिना आवाज किए हुए ये धीरे 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 गुजर रहा होता। कहां पर? नियर द वाटर होल यानी जो जलाशय है उसके पास, जहां पर क्या हो रहा होता? जहां पर जो मांसल हिरण हैं, जहां से मांसल हिरण गुजर रहे होते हैं, उस स्थान के ऊपर ये क्या कर रहा होता? ये घात लगा करके बैठा होता। और जैसे ही इसको मौका मिलता ये अपना, उनमें से किसी को जो है अपना क्या बना लेता? अपना प्रे बना लेता, अपना शिकार बना लेता। बातों का सार यह है कि he would be waiting for his prey at this time if he were in the forest। अगर वो जंगल में होता तो इस वक्त वह अपने शिकार का इंतजार कर रहा होता, अपने शिकार को पकड़ने की घात में बैठा होता, घात जमाए बैठा होता। और अगर कोई शिकार नहीं आ रहा होता तो ये बड़ी बड़ी घास के सहारे धीरे धीरे खिसकते हुए, धीरे धीरे खिसकते हुए, धीरे धीरे फिसलते हुए ये उस जलाशय के करीब जा रहा होता, जिस जलाशय के ऊपर मोटे मोटे मांस वाले हिरण और जो मृग छोने हैं वो पानी पीने आते, चौकड़ी भरते, और उनमें से किसी को ये दबोच लेता, उनमें से किसी को क्या कर लेता बच्चों? ये दबोच लेता। तब अगर वहां होता तो, अंतर समझ में आ रहा है ना? दोनों का फर्क बता रहा हूं, आगे देखना।
ही शुड बी स्नॉर्लिंग राउंड हाउसेज। इस वक्त वो क्या कर रहा होता, वह जंगल के आसपास के घरों के अंदर, वह जंगल के आसपास के घरों में दहशत फैला रहा होता। स्नारल माने क्या होता, गुर्राना। ही शुड बी स्नार्लिंग, ही शुड बी रोरिंग अराउंड हाउसेज, घरों के आसपास। वह उस क्षेत्र के, उस जंगल के आसपास के जो घर हैं, उन घरों के आसपास घुर्रा रहा होता। एट द जंगल्स एज, एट द जंगल्स एज। ये एज यानी किनारा होता है बच्चों। एक शब्द देखना, ई एक्सट्रेमिटी। जानते हो एक्सट्रेमिटी का मतलब? जैसे साड़ी है और साड़ी का अंतिम किनारा छोर होता है ना, तो जो जंगल का छोर है, एट द एक्सट्रेमिटी, एट द एक्सट्रेमिटी ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के छोर के ऊपर जो घर स्थित हैं, द हाउसेज विच आर सिचुएटेड, द हाउसेज विच आर सिचुएटेड एट द एक्सट्रेमिटी ऑफ द फॉरेस्ट, जंगल के किनारे के ऊपर स्थित जो घर हैं, उन घरों में इस वक्त ये क्या कर रहा होता, he would have been snarling, he would have been snarling round those houses। ये उन घरों के आसपास में, ये उन घरों के आसपास में गर्जना कर रहा होता, दहशत फैला रहा होता। कौन से घर? द हाउसेज विच आर सिचुएटेड एट द एक्सट्रेमिटी ऑफ द फॉरेस्ट, वो घर जो जंगल के छोर के ऊपर स्थित हैं, जो जंगल के किनारे पर स्थित हैं। उन घरों के जो बाशिंदे हैं ना, उन बाशिंदों को डरा रहा होता है। ठीक है, तो आप जानते हैं। बट ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल एज, एट द जंगल एज, यानी जंगल का जो एज है, एट द जंगल एज का मतलब, जंगल का एट एज का मतलब किनारा होता है। जंगल के किनारे पर स्थित, जंगल के किनारे पर स्थित घरों में, जंगल के किनारे पर स्थित घरों के आसपास ये दहाड़ रहा होता, गर्जना कर रहा होता। और क्या कर रहा होता? बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। BARE बेर यानी क्या होता है बच्चों? इधर देखो, BARE बेयर। BARE बेयर का मतलब अनावृत कर देना, निर्वस्त्र कर देना। एक्सपोज शब्द जो है बच्चों, एक्सपोज, एक्सपोज का मतलब अंग प्रदर्शन होता है। और आप जानते हो कि आपका दांत भी तो एक अंग है। अगर कोई दांत दिखाएगा तो अंग प्रदर्शन ही करेगा। आप दांत दिखाने को भी अंग प्रदर्शन की श्रेणी में गिन सकते हो। तो यही बता रहा, ये बताया गया है। इसको आप कहते हो एक्सपोज करना, किसी बात को क्या करना, उजागर करना, किसी बात को उजागर करना। देखो, वेयरिंग इज वाइट फैंग्स, अपने सफेद रंग के जो दांत हैं, अपने सफेद दांतों को दिखाते हुए, अपने सफेद दांतों को अपने जबड़ों में से अनावृत करते हुए। अनवील, अनवील का मतलब जानते हो आप? ये देखो बच्चों, UNVEIL, अनवील। वील यानी घूंघट होता है, पर्दा होता है। VEIL, वील यानी घूंघट या पर्दा होता है। और जब आप किसी चीज को बेपर्दा कर देते हैं, किसी चीज को अनावृत कर देते हैं, अनकवर कर देते हैं, उसको आप बोलते हैं अनवील। तो ही वुड बी अनवीलिंग हिज फैंग्स। फैंग का मतलब होता है बच्चों जहरीले दांत। उसके जो बड़े बड़े दांत हैं, सफेद रंग के जो बड़े बड़े जहरीले दांत हैं, उन दांतों को वो इस वक्त अपने जबड़ों में से बाहर दिखा रहा होता। देखो क्या लिखा है, he should be snarling round houses at the jungle edge, bearing, exposing his white teeth। अपने जो सफेद दांत हैं उनको एक्सपोज कर रहा होता, उनको बाहर दिखा रहा होता। his claws, अपने पंजे, उसके पंजों को दिखा रहा होता, अपने पंजा और अपने दांतों को अनावृत कर रहा होता। terrorizing the village and he would be terrifying the villagers at this time। और इस वक्त ये गांव को नहीं, गांव के निवासियों को डरा रहा होता। गांव तो किसी से डरता नहीं है बच्चों, गांव तो किसी से डरता नहीं है। इस वक्त वह गांव को डरा रहा होता। इसके मायने दरअसल ये हैं, एट दिस टाइम ही वुड बी टेरिफाइंग द विलेज ड्वेलर्स। विलेज ड्वेलर्स यानी गांव में रहने वाले, गांव के जो बाशिंदे हैं ना, उनको ये डरा रहा होता। शेर को आपको पता है, शेर तो सब सामने आता है तो बड़ी स्थिति खराब हो जाती है। तो वेयरिंग हिज वाइट फैंग्स, अपने सफेद दांतों को दिखा रहा होता। हिज क्लोज, अपने पंजों को दिखा रहा होता। टेरराइजिंग द विलेज, और क्या कर रहा होता, और पूरे गांव में दहशत फैला रहा होता, और पूरे गांव में दहशत फैला रहा होता। लेकिन दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। दुर्भाग्य से ये जो बच्चे कहाँ हैं, ये चिड़ियाघर के पिंजरे में किए। ये शेर जो शक्ति का स्रोत है, ये शेर जो ताकत का आधार है, ये इस टाइम पर बड़ा हेल्पलेस है, ये इस टाइम पर बड़ा मजबूर है। और ये कहां कैद है? ये चिड़ियाघर के एक पिंजरे में कैद है। इसके पास बहुत सारा क्रोध होगा, परंतु ये अपने क्रोध को प्रकट करने में सक्षम नहीं है। ये कैद है, ये कैप्टिव है। ही इज अनेबल टू एक्सप्रेस हिज एंगर। वह अपने एंगर को या अपने रेज को एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि वो गुलाम है। और गुलाम जो व्यक्ति होता है, उसका क्रोध कोई मायने नहीं देता। आगे देखो बच्चों, बट ही इज लॉक्ड, लेकिन ये तो ताले में बंद है। बट ही इज लॉक्ड, ये पेशी वॉइस का सेंटेंस है। बट ही इज लॉक्ड बाई कहना इसमें अनावश्यक है, इसलिए बात इतनी सी। बट ही इज लॉक्ड बाई पीपल, अनावश्यक। आप जानते हो पीपल अगर किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट होता है तो वाइल चेंजिंग द सेंटेंस इनटू पेशी वॉइस, उस वाक्य का पेशी वॉइस बनाते समय हम उसको वेग सब्जेक्ट मानते हुए, वेग एजेंट मानते हुए पीपल को हटा देते हैं। जैसे पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड।
लोग पूरी दुनिया में अंग्रेजी बोलते हैं और पेशी वही बनाओगे आप कैसे? इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाई पीपल कहना अनावश्यक है। बाई प्लस पीपल, बाई प्लस एजेंट को हटा दिया जाता तो यहां भी वैसा ही है। ठीक है, आप समझे कि बट ही इज लॉक्ड, परंतु वो तो ताले में बंद है, ताले में बंद कर दिया गया है। इन ए कंक्रीट सेल, इन ए कंक्रीट सेल का मतलब इन ए सेल, इन ए नेरो सेल। नेरो, नेरो जानते हो बच्चों? NARROW। नेरो का मतलब होता है बच्चों संकीर्ण। क्या? संकीर्ण। और हम उसको हमारी भाषा में कहते हैं सकड़ा। जैसे रास्ता सकड़ा है, ये रास्ता चौड़ा है। जो सकड़ा होता है, जो उसको आप संकीर्ण कहते हो हिंदी में, और अंग्रेजी में कहते हो उसको नेरो। क्या बोलते हो उसको? नेरो। हमें नेरो माइंडेड नहीं होना चाहिए, हमें तो ब्रॉड माइंडेड होना चाहिए। वी शुड बी ब्रॉड माइंडेड एंड वी शुड नेवर बी नेरो माइंडेड। हमें नेरो माइंडेडनेस, जो संकीर्णता की दीवारें हैं, उनसे ऊपर उठना चाहिए। हमें संकीर्णता की दीवारों से ऊपर उठना चाहिए। तो बात को समझे आप? मैं समझा रहा हूं। बट इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, बट ही इज लॉक्ड इन ए नेरो सेल विच इज मेड बाय कंक्रीट। सड़क के ऊपर जानते हो आप, जो कच्ची सड़क होती है, ग्रेवल रोड, ग्रेवल रोड, उसके ऊपर कंक्रीट नहीं होते। वैसे कंक्रीट का एक दूसरा मीनिंग भी है बच्चों, इधर बोर्ड की तरफ देखेंगे आप। ये जो कंक्रीट है, ये इस रूप में भी आपको सीख लेना चाहिए। कंक्रीट का मतलब मूर्त होता है बच्चों, मूर्त, जिसको देखा जा सकता है। और सुनो, इसका जो विलोम शब्द है वो होता है बच्चों एब्स्ट्रैक्ट। मैं कई बार आपको भाववाचक संज्ञा ही बताता रहता हूं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। इसको आप हिंदी में अमूर्त कह सकते हो, क्योंकि जो भाव होता है वो तो अमूर्त ही होता है, भाव को देखा नहीं जा सकता। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेना आप। कंक्रीट का अपोजिट वर्ड एब्स्ट्रैक्ट है। कंक्रीट का जो अपोजिट वर्ड है बच्चों, वो एब्स्ट्रैक्ट है। अच्छे से नोट कीजिए, CONCRETE। कंक्रीट का मीनिंग मूर्त होता है और उसका अपोजिट एब्स्ट्रैक्ट है, जिसको आप क्या बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? अमूर्त बोलते हैं। तो इस तरीके से बच्चों ये लाइन है, बट इज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, बट इज लॉक्ड इन ए नेरो सेल विच इज मेड बाय कंक्रीट्स। जो छोटे छोटे कंकरों से बनी हुई जो सकड़ी सी कोठड़ी है, काल कोठरी, उस काल कोठरी के अंदर क्या है? वह कैप्टिव है, वह कैद है। तो इस तरीके से बच्चों आज की बात यहीं समाप्त, और बाकी बात अगली क्लास में। नमस्कार।